ये टॉपिक आपने पीछे पढ़ रखा है। राम राम भाई। दीपांशु तू तो क्लास में, तू यहाँ पे राम राम क्यों कर रहा है? ठीक है, देखिए भैया, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी करना अपनी अभी अपने आप को। ठीक है, देखिए, और नोट्स इसके साथ साथ में बनाने, ध्यान दिए। कह रहा है भैया आपको पता है कि मैंने कल बताया था कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस बॉडी का मास इंटू में उस बॉडी का, या उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इंटू में उसका, क्योंकि हमें पता है बॉडी का जो मास होता है वही उसके सेंटर ऑफ मास का मास होता है, बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वही उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। आपको पता है भैया यदि हम फोर्स नहीं लगाते किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी एक्सिलरेट नहीं करती, और बॉडी के एक्सिलरेशन ना करने का मतलब केवल यही है कि भैया बॉडी अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो वो विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड। इधर आ जा भाई, विद द सेम स्पीड। बैठ दे अनुज, गेट बैठ दे तुझे। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितना मार खाएगा, अभी तो मेरे से ही पीटेगा तू। ठीक है, समझ गया भैया। अब देखिए, ओए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया देखिए, जो जो जितना अंडरलाइन कर रहा हूं अभी तुरंत तुरंत कॉपी करना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यदि आप किसी अंदर बुला दे, कौन सा है बाहर खड़ा हुआ है लड़की, आ जा भाई, ओ तू इसमें आ जा बेटा, शीर्ष। अभी दो तीन और आएंगे, मुझे पता अभी आएंगे, ऐसी मर मर के आएंगे अभी। आ जा भाई। ठीक है, देखिए भैया कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो तुम पीछे, तुम्हें पीछे कर लो, है जगह है पीछे है। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां थोड़ी ना ये, बस चलो ठीक है, बा 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 ठीक है। कह रहा भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपको पता है भैया यदि मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता तो उसकी वेलोसिटी कभी चेंज वही है। कह रहा भैया सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये एफ टोटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्ट ऑन अ सिस्टम जिसका मास क्या है भैया एम, तो यही क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा, मास होगा। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन क्या होगा, एसीएम। बॉडी के अंदर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया तो आपको पता है यही एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का भी होगा। इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है भैया, तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, मास इनटू में किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। मैंने कह दिया भैया यदि आप बाहर से किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाओ, टोटल फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, जीरो है। आ जा इधर बैठिए, पिछले वाले बैच में आए थे। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, जीरो, तो भैया आपको पता है फोर्स की वैल्यू जीरो, तो फोर्स की वैल्यू जीरो का मतलब मास इंटू में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। आपको पता है कभी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में डीटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसका मतलब डीवी अपॉन में डीटी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, डीवी अपॉन में, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। देन इन एज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, जैसे हम जानते हैं भैया किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है बेटा, थोड़ा पीछे सुयश, तू इधर, तू इस पे आ, अब जो आएगा बाहर जाएगा। नहीं वहां पे है बैठी हो, चल है वहां पे दो चेयर है, नहीं नहीं अभी कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। देखिए, ठीक है, कह रहा भैया, समझ गया भैया, यदि मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है भैया, बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, वही लिखा हुआ है,
यहां पर लिखा हुआ है वेयर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है भैया, ये है hence in the absence of any external force the center of mass system क्या होगा, moves with the uniform velocity. this is the Newton first law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई कर रखा हमने, ठीक है भैया। दोबारा से देख लीजिए, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ मास क्या है, एसीएम है, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो वो फोर्स क्या होगा, बॉडी के मास इंटू में उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मैंने कह दिया यदि फोर्स जीरो है तो मास इंटू में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। आपको पता है मास कभी जीरो क्या जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में। तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रहे तो वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की। तो भैया इसका मतलब डीवी अपॉन में dt क्या होगा, जीरो। अगर किसी चीज का डिफरेंशियल जीरो आता है इसका मतलब वो चीज क्या है भैया, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कब, जब आप फोर्स क्या लगाओगे, जीरो। 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो जल्दी से, देखिए भैया, ठीक है। हमने कल पढ़ा था वीनो, एक्सियम क्या आया था, m1 x1 डॉट 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 mn xn अपॉन में m1 mn, ठीक है भैया। वाईसीएम क्या पढ़ा था, वाईसीएम क्या था, m1 y1 mn yn अपॉन में m1 प्लस mn। जेडसीएम क्या आएगा, m1 z1 अपॉन में m1 प्लस mn। अब देखिए भैया, अब इनका यूज कैसे करना है फॉर 1D बॉडी। फॉर अगर बॉडी 1 डायमेंशन है तो उसमें या तो एक्सियम आएगा या वाईसीएम आएगा या जेडसीएम आएगा। अगर बॉडी 1 तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। अगर बॉडी क्या है भैया, फॉर 2D बॉडी, फॉर 2D बॉडी, अगर बॉडी 2 डायमेंशन है तो भैया उसमें क्या होगा, या तो एक्सियम वाईसीएम या वाईसीएम या जेडसीएम या एक्सियम या जेडसीएम, मतलब दो दो कोऑर्डिनेट आएंगे उसके सेंटर ऑफ मास के। अगर बॉडी 1 डायमेंशन होगी तो सेंटर ऑफ मास के केवल एक कोऑर्डिनेट होगा। अगर 2 डायमेंशन बॉडी हो तो सेंटर ऑफ मास के दो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। और अगर आपकी 3D बॉडी है, फॉर 3D बॉडी, तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सियम भी होगा, वाईसीएम भी होगा और जेडसीएम भी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। खैर अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है भैया। ये हो गया। अब आ रहा है एक टॉपिक जो कि बुक में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए टॉपिक करना ही करना है। टॉपिक का नाम है मास डेंसिटी। क्या है, मास डेंसिटी। भैया ध्यान दीजिए, यहां पर जिस मास डेंसिटी का हम क्वेश्चन करने में इस्तेमाल करेंगे वो, उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रेशन से ही होंगे, वो आउट ऑफ सिलेबस है, अभी वो मैं एग्जाम के बाद कराऊंगा, ठीक है भैया। तो मास डेंसिटी अपने पास 3 तरह की होती है। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी। आप केमिस्ट्री में ये वाली डेंसिटी नहीं पढ़ते। लीनियर मास डेंसिटी इसको लिखते हैं लैम्डा से। क्या लिखते हैं, इसको मास पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर का मास। 1 मीटर का, जैसे मान लीजिए 1 मीटर का मास 2 किलो है, तो 2 मीटर का मास क्या होगा, 4 किलो। 3 मीटर का मास क्या होगा, तो मतलब आपको 1 मीटर का मास दे रखा होगा, उसी को कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट पर मीटर, मास पर मीटर। तो ये देखिए, ये हमेशा किसके लिए अप्लाई करना भैया, 1 डायमेंशन बॉडी के लिए। किसके लिए, ऐसी बॉडी जिसके पास केवल एक डायमेंशन हो, या तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, केवल एक चीज होनी चाहिए। तो भैया देखिए एक रॉड है, ठीक है, इसका कुल लेंथ क्या है भैया, एल है। इसका कुल मास क्या है, एम है। इसके पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, पर यूनिट लेंथ का, यानी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का मास कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू में बॉडी का कुल मास अपॉन में कुल लेंथ। बॉडी का कुल मास और उसकी कुल लेंथ अगर आपस में डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा वो मास पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर का मास आ जाएगा। किसका मास आएगा, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो मास इक्वल्स टू में, मास इक्वल्स टू में लैम्डा इंटू में लेंथ, लैम्डा इंटू में। अब देखिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसमें, ठीक है भैया। देखिए क्वेश्चन, इफ
लैम्डा इक्वल्स टू में 4 किलो पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर का मास क्या है 4 किलो। फाइंड मास 10 मीटर का, 10 मीटर का मास निकालना है। आपको पता है 1 किलो का मास इतना है, तो क्या होगा सोल्यूशन क्या होगा भैया? तो कुल मास क्या होगा भैया? आपको पता कुल मास होता है लैम्डा इंटू में क्या होता है? तो लैम्डा कितना है? 1 यूनिट, एक मीटर का मास क्या है 4, और कुल लेंथ कितनी है 10। आंसर क्या आ गया भैया? 40 किलो। क्या आ गया? समझ में आ गया भैया? दूसरा मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया। इसको सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? मास पर यूनिट एरिया। ये हमेशा 2 डायमेंशन बॉडी के लिए ही निकाला जाता है, वो बॉडी जिसका 2 डायमेंशन हो, लंबाई और चौड़ाई। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये एक शीट है। शीट हमेशा क्या होती है? 2 डायमेंशन होती है। शीट के पास लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होता है। इस शीट का कुल मास कितना है भैया? एम। इसका कुल एरिया कितना है? ए। तो इसके पर यूनिट एरिया का मास क्या होगा? मास अपॉन में एरिया। मास अपॉन में एरिया। और यदि आपको मास निकालना तो आप सीधा करोगे सिग्मा इंटू में। सिग्मा क्या है? 1 यूनिट एरिया का मास। क्या है? 1 यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मास दे रखा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कह दिया इफ सिग्मा इक्वल्स टू में 10 केजी पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बताइए कोई, कि जो बॉडी दे रखी है ना, इसके 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है भैया? 10 किलोग्राम। क्या है? फाइंड मास 100 मीटर स्क्वायर। उसके 100 मीटर स्क्वायर का मास निकालना है। तो आपको पता है 1 मीटर का मास कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 10 किलो। तो 100 मीटर स्क्वायर का मास क्या होगा? तो मास होता है सिग्मा इंटू में ए। सिग्मा कितना है भैया? 10। और एरिया कितना है? सॉल्व कर लीजिए, क्या हुआ? 1000 किलोग्राम कुल मास आ गया। 1 मिनट के अंदर कॉपी करो जल्दी से। देखिए लास्ट है मास डेंसिटी, मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यहां पर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा। इसको आप रो से लिखते हो, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम को। देखिए भैया ये एक 3D बॉडी है। थ्री डी बॉडी वो होती है जिसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ये एक्स है, ये जेड है, और ये क्या है? वाई। ठीक है। इसका कुल मास कितना है भैया? एम। इसका कुल वॉल्यूम कितना है अभी? ठीक है। तो इसका पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा? तो मास, ये क्या लिखना होगा? तो लिखा हुआ है। तो आपका जो रो होगा वो क्या होगा? कुल मास अपॉन में कुल वॉल्यूम। या आपको कुल मास निकालना तो क्या करोगे? रो इंटू में वॉल्यूम कर दोगे। क्वेश्चन देखिए, इफ रो इक्वल्स टू में 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? कि ये जो एक क्यूब लिया है ना मैंने, 1 मीटर क्यूब का लिया है, उसका कुल मास कितना है भैया? 100 किलोग्राम। फाइंड मास 10 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम का आपको मास निकालना। तो भैया आपको पता है मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है भैया? 10 मीटर क्यूब। और रो कितना है? 100 मीटर, 100 किलोग्राम। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1000 केजी आएगा। समझ गए भैया? चलो तो इसे भी कॉपी कर लो 1 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का है। कह रहा भैया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर लैमिना। लैमिना मतलब होता है शीट। क्या होता है? और शीट कैसी होती है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो भैया ये शीट है और ये 2 डायमेंशन है। ठीक है। तो कह रहा है इसका सेंटर मास निकालिए। तो कैसे निकलेगा भैया? तो एक बात बता दूं भैया, ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है जहां पर उसके तीनों मीडियंस एक दूसरे को क्या करे भैया? इंटरसेक्ट करे। अब मीडियन का मतलब होता है, तो मीडियन का मतलब होता है वर्टिसेस से खींची गई एक लाइन जो कि जिस साइड पर पड़े उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। वर्टिसेस से खींची गई लाइन जो कि जिस साइड पर पड़े वो क्या करे? उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। उसे क्या कहते हैं भैया? मीडियन। क्या कहते हैं उसे? तो यहां पर देखिए भैया एक लाइन ये रही। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल है, यहां से ये 3 वर्टिसेस है, ओ एम पी और एन। हमने एल से एक लाइन खींची, पी पर आई, इन 2 पार्ट में इसको बाइसेक्ट कर दिया। एन से एक लाइन खींची और ये इस आर पॉइंट पर आई, इसने इस लाइन को एम और एल को क्या किया? 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। ऐसी तीसरी भी खींच दी जहां पर तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे क्या भैया?
सेंटर ऑफ मास होगा। क्या होगा भैया? सेंटर ऑफ मास। ये खैर क्वेश्चन इसमें कोई जान नहीं थी। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, ध्यान दीजिए भैया। कह रहा भैया 3 मास है, 3 kg, 4 kg और 5 kg आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों मास कहां पर है भैया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना भैया? यहां पर कितने पार्टिकल का सिस्टम है? 3 पार्टिकल का सिस्टम है, यानी ये कहां तक जाएगा? M1 M2 और M3 तक जाएगा। ठीक भैया, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना। देखिए भैया, ये बना लिया हमने। एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर रहे हैं भैया? 2। देखिए इस तरह का डायग्राम कैसे बनाना है। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ये एक्स है और ये क्या है भैया? वाई। अपने आप एक ट्राइंगल का वर्टिसेस कहां रख देना है? ओरिजिन पे। ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया? इसका एक वर्टिसेस कहां पर है भैया? ओरिजिन पर 0,0। आपको पता है इस ट्राइंगल की साइड कितनी है? 1 मीटर है। क्या है? तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? 1 मीटर होगी। यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और आपको पता है ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए वाई की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के लिए? 0। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की बात करूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताया कोई कैसे निकाला जाए। तो इसको कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको ये एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए। ये बन गया ना एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वही क्या है? यहाँ की एक्स की वैल्यू। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो परपेंडिकुलर है वही यहाँ की क्या है? वाई की वैल्यू। तो देखिए एक्स की वैल्यू आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1। तो ये आधी कितनी होगी? 0.5। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0.5। और वाई की वैल्यू क्या है? ये वाई की वैल्यू आपकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है ये 1 मीटर है। आपको पता है ये साइड क्या है? 1 मीटर है। तो इसकी वैल्यू निकाल, और ये क्या निकाल लिया आपने? 0.5 मीटर। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है भैया? अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो कि क्या है? 1 का स्क्वायर है। और बेस का स्क्वायर जो कि क्या है? 0.5 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 0.75। क्या आ गई भैया? अंडर रूट 0.75। आपको पता है यही परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ की वाई की वैल्यू है। समझ गया भैया? 0.75। तो आपको पता लग गया एक पहला। भाई प्लीज, M1 मास कितना है? M1 मास क्या है भैया? 3 kg। M2 मास कितना है? 4 kg। M3 मास कितना है? 5 kg। यानी M1 मास जहां पे रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। M2 मास जो कि 4 kg है जो रखा हुआ है वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,0। यानी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या है? 0। जहां पर आपका M3 रखा हुआ जो कि 5 kg है वहां पर एक्स की वैल्यू क्या है? 0.5। और ये जो एक्स की वैल्यू है वो इस ट्राइंगल का क्या है भैया? बेस है। ठीक है। और जो वाई की वैल्यू यहाँ पर वो इस ट्राइंगल का क्या है भैया? परपेंडिकुलर। समझ गए भैया? चलो अब आंसर निकालते हैं। तो भैया देखिए, वी नो किस टाइप की बॉडी भैया? 1 या 2 या 3? ये 2D बॉडी है, यानी इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के पास एक्सियम भी होगा और वाईसीएम होगा। तो मैंने लेट कर लिया, लेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू में एक्सियम और वाईसीएम। अब हमें एक्सियम और वाईसीएम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, तो एक्सियम क्या होता है? M1 X1 M2 X2 M3। 3 पार्टिकल के सिस्टम है इसलिए यहीं तक जाओगे। 2 पार्टिकल का तो 2 ही तक रहते। नीचे क्या होगा? टोटल मास, कुल मास जोड़ते हैं ना नीचे, M1 + M2 + M3। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। M1 क्या है यहां पर? 3। X1 क्या है कुणाल? ओ ये वाला कुणाल, ये वाला कुणाल। X1 क्या है यहां पर? जहां पर M1 रखा हुआ है वहां पर X की वैल्यू क्या है? जो M1 होगा उसी के साथ वाला X क्या होगा? X1 होगा। X1 क्या यहाँ पे? वैसा साले लिखा हुआ 0। M2 क्या है भैया? 4। और X2 क्या है? 1। M3 क्या है भैया? 5। और X3 क्या है? कुल मास क्या होगा? 12। 12 से डिवाइड कर दिया, एक्सियम आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। वाईसीएम क्या होगा? M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 अपॉन में टोटल मास। M1 कितना है भैया? 3। Y1 क्या है भैया? 0। M2 कितना है? 4। देख रहा है? समझ में आ रहा है? Y2 क्या है भैया? 0।
m3 क्या है 5, y3 क्या है √0.75 डिवाइड बाय 12। सॉल्व कर दीजिए, वाईसीएम आ गया। अब यहाँ पे लिख देना है x की वैल्यू, y की वैल्यू, दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। x की जहाँ एक्सीएम की यहाँ पे ये लिखना, वाईसीएम की यहाँ पे लिखना। सॉल्व कर लिया, हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर, ये एनसीईआरटी का ये भी कह रहा भैया 2 मास है। एक मास क्या है 100 ग्राम का, दूसरा मास क्या है 300 ग्राम का है। जो 100 मास है, जो 100 मास की पोजीशन है वो इतनी है, मतलब उसके पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। जो 300 ग्राम मास है उसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। आपको निकालना है किसका पोजीशन वेक्टर, इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। क्या निकालना है, तो आपको पता है भैया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है भैया, ये r1 दे रखा है, ये क्या है भैया r1, और ये क्या है भैया r2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो m1 क्या है भैया 100, r1 आप यहाँ पे कॉपी कर लोगे, m2 क्या है भैया 300, r2 यहाँ पे कॉपी कर लोगे, अपॉन में 400। सॉल्व कर लीजिए, आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये रहा आंसर। ठीक है भैया, फिर उसके बाद आपको निकालना है वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, इस मास की वेलोसिटी दे रखी है, ये v1 दे रखा है, सॉरी ये रहा v1। ठीक है, और इस मास की वेलोसिटी दे रखी है 300 वाले की वेलोसिटी ये दे रखी है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकालना है, तो भैया आपको याद है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 v1 m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है भैया 100, v1 क्या है भैया 10i माइनस 7j माइनस 3k, m2 क्या है भैया 300, और उसकी वेलोसिटी क्या है 7i माइनस 9j प्लस 6k। सॉल्व करोगे आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गया। कर लोगे भैया, ये है इसका सोल्यूशन। जल्दी से 2 मिनट के अंदर कॉपी करो।